Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हमने डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था इसका, और इसमें हमने एक क्लासिफिकेशन को फॉलो किया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड। और इसमें हमने तीन पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में नोट डाउन किया था, जिसमें थे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आज के लेक्चर में हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को स्टडी करेंगे, और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पहला जो सोर्स है, द वेरी फर्स्ट सोर्स इज इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या मतलब होता है इश्यू ऑफ शेयर्स का? whenever any of the company is obtaining the capital by issue of shares, it is known as the share capital। यानी कि जब शेयर्स को इश्यू करके कैपिटल को अरेंज किया जाता है तो हम इस कैपिटल को शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। क्या होता है शेयर के कॉन्सेप्ट में, जो कंपनी की कैपिटल है उनको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो एक स्मॉल यूनिट होती है उसको हम शेयर का नाम देते हैं, और हर शेयर की अपनी एक नॉमिनल वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को इश्यू किया, जिसमें से हर एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू थी वो ₹10 थी, तो टोटल जो वैल्यू हो गई 1 लाख शेयर्स की वो हो गई 10 लाख। तो जो 10 लाख है वो कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। तो जो एक स्मॉल पार्ट है जिसमें कंपनी की कैपिटल को डिवाइड किया गया है स्मॉल यूनिट्स में, तो जो एक स्मॉल यूनिट है उसको हम शेयर का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? एंड द पर्संस हु आर होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। जिन पर्टिकुलर पर्संस के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं उन्हें हम कंपनी के शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। जनरली या नॉर्मली कंपनी 2 टाइप्स के शेयर्स को इश्यू करती है। द वेरी फर्स्ट वन इज द इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड वन इज द प्रेफरेंस शेयर्स। वेन एवर द मनी इज रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हम ऐसे कैपिटल को इक्विटी शेयर कैपिटल की कैटेगरी में रखते हैं, और जब प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करके कैपिटल को अरेंज किया जाता है, कैपिटल को इश्यू किया जाता है, तो हम इसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। ओके, तो हम पहले बात करते हैं अबाउट द इक्विटी शेयर्स। क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स, क्या इसके मेरिट्स हैं और क्या क्या इसके डीमेरिट्स हैं, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं पहले इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। लॉन्ग टर्म कैपिटल अरेंज करनी है कंपनी के लिए, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है कैपिटल को रेज करने का, दिस इज इक्विटी शेयर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी ऑफ द कंपनी। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स है उनको केवल और केवल पब्लिक कंपनी ही रेज कर सकती हैं। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल को अरेंज या रेज नहीं कर सकती। केवल पब्लिक कंपनीज ही इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल को रेज कर सकती हैं। इक्विटी शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी की ओनरशिप को, यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन्स कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेज करते हैं वो कंपनी के ओनर्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। क्लियर? एंड जो हम कैपिटल रेज करते हैं इक्विटी शेयर्स की इश्यू के बेसिस पर, उसको हम ओनरशिप कैपिटल या ओनर्स फंड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? इक्विटी शेयर कैपिटल इज प्रीरिक्विजिट टू क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी को क्रिएट करना है तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि आपको कंपनी के इक्विटी शेयर्स को तो अरेंज करना ही होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको डिविडेंड फिक्स्ड अमाउंट में नहीं मिलता है, बल्कि ये डिपेंड करता है कंपनी की अर्निंग पर। यानी कि अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी ज़्यादा रहता है, कंपनी की अर्निंग नहीं होती है तो कोई डिविडेंड नहीं भी मिलता है, और कभी कभी कंपनी को लॉस होता है तो वो लॉस भी इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को बियर करना होता है। प्रॉफिट है ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा,
कम है तो कम डिविडेंड मिलेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं मिलता है। और कभी कभी तो जो लॉस होता है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बियर करना होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको फिक्स्ड डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम रेजिडुअल ओनर्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कंपनी की इनकम में से और असेट्स में से सारे क्लेम्स को सेटल कर दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है। इसी वजह से हम इन पर्टिकुलर इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेजिडुअल ओनर्स के नाम से भी जानते हैं। ये रिवॉर्ड को भी एंजॉय करते हैं और उसके साथ साथ रिस्क को भी बियर करते हैं, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर हैविंग द ओनरशिप ओवर द कंपनी। दैट्स वाई इनको रिवॉर्ड को एंजॉय करने के साथ साथ रिस्क को भी बियर करना होता है। हालांकि जो इनका लायबिलिटी है, तो जो लायबिलिटी रहती है वो इनकी लिमिटेड होती है, और ये लायबिलिटी कहाँ तक होती है? जितना उन्होंने कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूशन दिया है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल तक इनकी लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा की इनकी लायबिलिटी नहीं होती है। और इसके साथ साथ जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास एक वोटिंग राइट अवेलेबल होता है, और इस राइट टू वोट के बेसिस पर शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट भी रखते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन participate in the management of the company on the basis of their right to vote। तो पॉइंट इज क्लियर? तो ये है टोटल डिटेल अबाउट द इक्विटी शेयर्स। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्सन्स इक्विटी शेयर्स को फॉलो करते हैं या कंपनी के द्वारा इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल को रेज किया जाता है, तो इसके क्या क्या मेरिट्स मिलते हैं कंपनी को या शेयर होल्डर्स को। हम उन पर्टिकुलर मेरिट्स की बात करेंगे इन डिफरेंस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। द वेरी फर्स्ट मेरिट इज इक्विटी शेयर्स आर suitable for investors who are willing to assume risk for higher returns। इक्विटी शेयर्स खास तौर से उन दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तो जो रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं और जो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होते हैं। जो रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं वो हायर रिटर्न को एज्यूम करते हुए चलते हैं। उन पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर्स मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है। तो ऐसे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? इक्विटी शेयर्स में अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं जो ज़्यादा रिस्क के साथ में ज़्यादा रिटर्न को एज्यूम करके चलते हैं, उनके लिए ये मोस्ट सुटेबल है। सेकेंड मेरिट क्या है इसके ना? पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज कंपल्सरी, तो देयर इज नो बर्डन ऑन द कंपनी, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट है वो कंपल्सरी रहता है, और कंपल्सरी होने की वजह से कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहता है। यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ और उसमें जितना भी डिविडेंड बनता है शेयर होल्डर्स का, वो डिविडेंड उनको पे कर दिया जाता है। तो जैसे ही प्रॉफिट हुआ एज इट इज डिविडेंड पे कर दिया गया, तो कंपनी के पास फ्यूचर में इनको पे करने के लिए कोई भी बर्डन नहीं रहता है। और एक बात ये भी रहती है कि अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है तो इनको डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब फ्यूचर में इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी को पे करना है डिविडेंड, उसके रिगार्डिंग कोई भी बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं रह जाता है। ओके, थर्ड मेरिट इज इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स कैपिटल ऑफ परमानेंट नेचर एज इट इज टू बी रिपेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, सो इट प्रोवाइड्स अ क्वेश्चन फॉर क्रेडिटर्स। सबसे बड़ी बात क्या होती है? जो इक्विटी के थ्रू या इक्विटी कैपिटल के थ्रू आप जो कैपिटल को अरेंज करते हो वो परमानेंट नेचर की होती है, यानी कि बीच में अभी कभी भी आपको इसका पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं करना होता है। केवल जब कंपनी लिक्विडेशन की प्रोसेस से पास होती है उस समय पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका अमाउंट रिपे करना होता है। तो ये एक फैसिलिटी रहती है, और उसकी वजह से जब कभी भी कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के क्रेडिटर्स कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल को देखते हुए एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। यानी उन्हें लगता है कि इक्विटी शेयर्स के थ्रू कंपनी के पास काफ़ी अमाउंट अवेलेबल है, तो वो कंपनी को क्रेडिट देने में, लोन देने में
बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स के लिए ये जो पर्टिकुलर इक्विटी कैपिटल है ये कुशन का काम करती है और उसके बेसिस पर कंपनी भी इजी वे में क्रेडिट को अवेलेबल करा पाती है। ओके, द नेक्स्ट मेरिट ऑफ इक्विटी शेयर इज दैट इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। जैसा कि मैंने अभी बात किया था पिछले पॉइंट में कि जो इक्विटी कैपिटल है वो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को इंक्रीज करती है और इसके बेसिस पर जो लोन प्रोवाइडर्स हैं उनके माइंड में एक कॉन्फिडेंस को क्रिएट किया जाता है कि भाई जब कंपनी की इक्विटी कैपिटल स्ट्रांग है इसका मतलब कंपनी फ्यूचर में लोन को पे करने की काबिलियत रखती है। तो इस तरह से उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बढ़ जाती है और उनको लोन लेने में इजीनेस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट मेरिट इज फंड्स कैन बी रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी चेंज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। The asset of the company are therefore free to be mortgaged for the purpose of borrowing if the need be। क्योंकि मैंने बताया था ये परमानेंट नेचर की होती है और परमानेंट नेचर की होती है इसी वजह से जब हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड्स को अरेंज करते हैं, रेज करते हैं तो ये कंपनी की असेट्स में किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्यूचर में हमें कंपनी की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना पड़े, चार्ज क्रिएट करने के लिए मॉर्गेज तो करना पड़ेगा उसको ना, तो चार्ज क्रिएट करना पड़े या मॉर्गेज करना पड़े प्रॉपर्टी को बोरोइंग के पर्पज से, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये एक परमानेंट टाइप के लिए परमानेंट नेचर की कैपिटल होती है और जब फंड को अरेंज किया था इसके थ्रू तो कंपनी के एसेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसी वजह से ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और लास्ट मेरिट है इसके अंदर दैट डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज एश्योर्ड ड्यू टू वोटिंग राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट अवेलेबल होता है और इस वोटिंग राइट की वजह से ये कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल को फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक वे में प्रॉपर्ली कंट्रोल करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, क्योंकि वो कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं और उस पर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्रोल भी रखते हैं। तो ये तो बात हो गई अबाउट द मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हम बात करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी? सबसे बड़ी बात है कि जो इन्वेस्टर्स स्टडी इनकम चाहते हैं यानी कि कॉन्टिन्यूस इनकम चाहते हैं, एक फिक्स इनकम को लगातार अर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक प्रॉपर चॉइस नहीं होती है क्योंकि ये एक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स को प्रोवाइड करता है। दूसरी लिमिटेशन है इसके अंदर दैट जब हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल को अरेंज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है हमें ना। जबकि हम अदर सोर्सेज की बात करेंगे तो वहाँ आपको उनके थ्रू कैपिटल को रेज करने में कम पैसा खर्च करना पड़ता है। थर्ड लिमिटेशन ऑफ इक्विटी शेयर इज दैट जब हम एडिशनल इक्विटी शेयर्स को इश्यू करते हैं तो ये क्या करता है, वोटिंग पावर को डाइल्यूट कर देता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वोटिंग पावर डाइल्यूट होती है और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो अर्निंग है वो भी कम होती चली जाती है, उस पर भी उसका एक प्रॉपर इफेक्ट पड़ता है और उनकी अर्निंग लगातार कम होती चली जाती है। और फोर्थ डिमेरिट है इसके अंदर दैट जब हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल को रेज करते हैं तो डिफरेंट टाइप की फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है जिसकी वजह से डिले होता है और हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड को राइट टाइम पर रेज नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं डिले हो ही जाता है क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप की फॉर्मेलिटीज़ और डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट merits and limitations of equity shares. Thank you.